जी, अब आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। अच्छा, यस सर, मुझे तो हो रही है। चलें सही है, ठीक है। हम्म, सर रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लीजिएगा। मैंने कर लिया रिकॉर्डिंग, मैंने ऑन कर ली है। ओके। 1 मिनट में देख लूँ कि ये सारे जो हैं वो आ जाए। ये कौन है भाई? ये लाठी सिक्स कौन है? सर जी मैं हूँ। अरे शाबाश। मोबाइल मेरा मतलब चार्ज पे लगा, उसकी चलें चार्जिंग ही सही नहीं है। है। बड़े लैपटॉप की बड़े चार्जिंग भी नहीं है। मैं बड़े अजीबो गरीब किस्म के नाम हैं यार तुम्हारे। एनीवेज, अच्छा चलें सर सही जी है। हम इसको अब जो है इसके लेक्चर के ऊपर आते हैं। हमने अभी तक ये देखा कि जब भी आपके पास डाटा आता है तो वो डाटा के ऊपर फर्ज करें कोई लिंक्स वगैरह आपके आ रहे हैं, कोई वेबसाइटें आ रही हैं, कंपेन्स आ रही हैं, तो फर्ज करें आपके पास डाटा जो है वो अरे की शक्ल में आ रहा है। तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम टर्नरी ऑपरेटर के कुछ मैं यूज़ आपको इसको जो है वो आपको बता देता हूँ। फर्ज करें आपके पास है कोई है, फर्ज करें मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि अगर एक डोमेन नेम जो है वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ इस वैलिड के नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और मैं उसको कहता हूँ ये वैलिड होगा इफ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कोई मेरा फंक्शन है इज यूआरएल वैलिड के नाम से, और उसको जो है वो मैं यूआरएल जो है वो दे देता हूँ। ये मेरा यूआरएल आ गया। थोड़ा सा ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको आप समझ आ जानी चाहिए। फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक यूआरएल है google.com का। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि आया ये गूगल का यूआरएल वैलिड है या नहीं है। तो अगर आपने ये चेक करना है तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। लेट्स से कि हम ये एक फंक्शन लिखते हैं डेफ, ये यूआरएल एज ए इनपुट लेता है और रिटर्न करता है ट्रू अगर ये वैलिड है तो। ठीक है, अब होता क्या है कि इसको मैं 1 मिनट ज़रा अभी नीचे साइड पे करता हूँ, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं पहले। आप जब भी फंक्शन बनाते हैं, हमने ये पहले भी कर लिया हुआ है ये चीज़ की हुई है। आपको इनपुट पैरामीटर देते हैं और उसके ऊपर आप कोई ना कोई प्रोसेसिंग करते हैं। जब आप प्रोसेसिंग करते हैं और उसके मुताबिक आप अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर लेते हैं। बुनियादी मकसद यही होता है इसके अंदर। फंक्शंस के अंदर हम रीयूजेबल कोड लिखते हैं। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपने जो चीज़ें हैं आपके, फ़र्ज़ करें यहाँ पे तो मेरे पास आया एक यूआरएल आया है, लेकिन जब हम रियल टाइम एग्जांपल पे काम कर रहे हो तो हमारे पास हज़ारों सैकड़ों के तो जो ना बल्कि लाखों बाज़ दफ़ा यूआरएल्स आते हैं जब हम हमारे पास डाटा ज़रा बड़ा होता है। तो अब उसके ऊपर अगर आपने सेम रिपीटेड ऑपरेशन लगाना है तो क्या करेंगे, हम उसके ऊपर एक फंक्शन लगा देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लगाया कि चेक करो इफ़ इज यूआरएल वैलिड। ठीक है, तो वो मुझे रिटर्न करेगा वैलिड है या नहीं है। ठीक है, और जब मैंने इसको कॉल करना होगा तो मैं कहूंगा इज यूआरएल वैलिड, और इसके अंदर मैं जो यूआरएल है एज ए वेरिएबल पास कर दूंगा। तो जो अब मेरे पास इसकी आउटपुट आएगी वो आएगी कोई भी आप उसको नाम दे सकते हैं, यूआरएल वैलिडिटी। फर्क करें, मैंने इसका ये नाम दिया। तो अब ये मेरे पास जो है ना ट्रू या फॉल्स देगा कि आया ये यूआरएल वैलिड है कि नहीं है। फर्ज करें मैंने यहाँ पे ये जो इसका स्कीम है इसके ऊपर कोई इस तरह पंगा किया है, मैंने एक स्लैश लगाई है दो नहीं लगाई, तो अब ये यूआरएल वैलिड नहीं रहा। ठीक है, या मैंने यहाँ पे फर्ज करें कोई ऐसी स्कीम यूज की है जिसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, जो स्टैंडर्ड स्कीम्स हैं जैसे एच टी टी पी है, एच टी पी एस है, एफ टी पी है, एफ टी टी पी एस है, इस तरह की जो एफ टी पी एस है, इस तरह की जो स्कीम्स हैं अगर वो नहीं लगी हुई, ठीक है, ये जो शुरू का पोर्शन होता है ना वेबसाइट का, ये यूआरएल का अगर नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब ये है कि मेरा ये यूआरएल वैलिड नहीं है। तो अब इस तरह का जो चेकअप है, बाज दफा फर्ज करें आपके पास ये एक लिस्ट आ गई है, इस लिस्ट के सारे जितने भी यूआरएल्स हैं इन सबको आपने चेक करना है, तो फिर आप कैसे चेक करेंगे? ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं यहां पे भी आप टर्नरी ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इसके अंदर हम थोड़ा सा डिटेल में जाने से पहले व्हाई नॉट वी जस्ट सिंपली चेक दिस वैलिडिटी ऑपरेटर कि आया हमारा जो यूआरएल है वो वैलिड है भी है कि नहीं। तो उसके लिए पाइथन के अंदर जो है वो एक जो है वो आपके पास लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है। अच्छा, ये चीज हम पहले कर चुके हैं कि स्टैंडर्ड
लाइब्रेरी और थर्ड पार्टी फंक्शंस। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जो हैं, ठीक है, इनको लोग पैकेजेस भी कहते हैं, मॉड्यूल्स भी कहते हैं, लाइब्रेरीज भी कहते हैं, आप जो मर्जी कहें। इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होते हैं, ये वो पाइथन का कोड है, जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है। और थर्ड पार्टी वो है जो आप खुद इंस्टॉल करते हैं एडिशनल, जैसे ऐप्स का मैंने आपको बताया था। और इसको इंस्टॉल करने के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं पिप की कमांड, पिप इंस्टॉल, और फिर उसके आगे जैसे पाई साइट मैप्स आपने यूज किया, ठीक है। तो ये जो होती हैं ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती हैं। तो आज के केस में हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है इसके अंदर एक फंक्शन है, उसको हम बोलते हैं यूआरएल लिब। जो यूआरएल लिब है ये बेसिकली पाइथन के अंदर एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर जो है ना एक मॉड्यूल है जो कि यूआरएल्स और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें उनको हैंडल करता है। तो हम यहां से पाइथन यूआरएल लिब के अंदर जाते हैं और वहां पे जाके एक मॉड्यूल ओपन करते हैं। ये आपका पैकेज है, ठीक है, यूआरएल लिब। और उसके अंदर से हम जो उसका जो सब मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करते हैं। लेट्स से हम पार्स का जो मॉड्यूल है इसको इंपोर्ट करते हैं। तो जो पार्स है बेसिकली ये वी विल यूज दिस मॉड्यूल और दिस मॉड्यूल टू चेक इफ अ यूआरएल इज वैलिड और नॉट। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है पार्स मॉड्यूल के अंदर है यूआरएल पार्स के नाम से, ठीक है। इसको अगर मैं ये कहता हूं HTTPS और कोई भी मैं एड्रेस देता हूं google.com, ठीक है, और मैं एंटर करता हूं, तो अब ये देखिए इसने इस यूआरएल को पार्स कर दिया है। पार्स करने के बाद इसने यूआरएल के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनको निकाल दिया है। जब हिस्सों को निकाला तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अच्छा जो एक चीज होती है यूआरएल के अंदर जो पहला पोर्शन होता है जो स्कीम है ना इसकी वो आ जाती है आपके पास। या HTTP का इसको यूज कर रहा है, HTTP को यूज कर रहा है, FTP को यूज कर रहा है, कौन सा इसके ऊपर प्रोटोकॉल लग रहा है। तो आपके केस में यहाँ पे अभी जो हम देख रहे थे वो HTTPS है जो कि यहाँ पे शुरू में लिखा नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ तो अब ये देखें मेरे पास जो स्कीम है वो चेंज होकर HTTPS हो गई है। आप चाहें तो FTP को यूज कर सकते हैं। अगर आप FTP करेंगे तो आपके पास यहाँ पे FTP लिखा आ जाएगा, ठीक है। जो हम फाइल्स वगैरह को ट्रांसफर करना हो तो हम उस वक्त यूज करते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे उसको HTTPS ही रहने देता हूँ। उसके बाद जो नेट लॉक होता है ये बेसिकली आपकी डोमेन नेम होता है जैसे कि google.com है। और इसके बाद जो पाथ होता है, पाथ से मुराद वो हिस्सा है जो इस .com के बाद आ रहा होता है। हमारे केस में नहीं है, लेट्स से, बल्कि हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से अपनी वेबसाइट से कोई लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं कि भाई मेरा जो यूआरएल है वो ये वाला है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आके इधर पेस्ट कर देता हूँ इसको यूआरएल को। ये फर्ज करें मैं आपका कंप्यूटेटर हूँ और आप इसको यूआरएल को कॉपी करते हैं, इसको वो फ्रेगमेंट करता है, पार्स करता है, तो पता चलता है कि जो स्कीम लगी हुई है इस वेबसाइट के ऊपर वो HTTPS है, जो नेट लॉक है वो surfwings.com है, और वो जो पाथ है वो वाला पाथ है जिसके अंदर आपकी कैटेगरीज और पेज की पूरी डिटेल होती है, ये वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और पैरम्स और क्वेरी और फ्रेगमेंट्स जो होते हैं ये एडिशनल पैरामीटर्स होते हैं। आपने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर अमूमन देखा होगा, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं अमेजोन की। जब आप अमेजोन के ऊपर काम कर रहे होंगे, अफिलिएट लिंक्स वगैरह फर्ज करें आपने बनाए हुए हैं, तो आप ये देखें कि ये ऊपर इतना बड़ा अजाब किस्म का जो है ना यूआरएल नजर आ रहा है हमें। इसको पार्स कैसे करेंगे आप, ठीक है। या आपने कोई फर्ज करें मेरे पास यहाँ पे अभी आ नहीं रहा, चले मैं इसको ले लेता हूँ। फर्ज है कि ये कोई रिंग डोर बेल है, उसका ये यूआरएल है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब जब मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आके इसको कहता हूँ कि भाई तुम इसको भी पार्स करो, एंटर करो, सॉरी यहाँ पे हमने एंड पे जाते हैं, छोटा हिस्सा ले लेते हैं हम इसका और इसको हम अभी जो है ना कमेंट करते हैं। तो अब आपके पास ये देखिए यहाँ पे ये एक छोटा सा मैंने ना उसका सेगमेंट लिया, पूरे को भी हम बाद में देख लेंगे। अभी मेरा मूड नहीं हो रहा कि मैं इसके पूरे जो है ना जितने एरर्स आ रहे हैं उसको डिबग करूं, आपको कॉन्सेप्ट समझाना जो है वो ज्यादा जरूरी है। तो अब आप ये देखें, फर्ज करें आपके पास आपका जो है अमेजोन का अफिलिएट लिंक आ गया या कोई ऐसी चीज आ गई है। तो अब जब उसको आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई इसके अंदर पाथ भी आ रहा है और साथ में मेरे पास क्यूरी भी आ रही है।
क्यूरी का मतलब ये है वेरिएशन इज इक्वल टू ट्रू, कोई भी क्यूरी हो सकती है। तो यहां से आपको पता चलता है कि जो जो एक यूआरएल है उसके एक तो बहुत ज्यादा हिस्से होते हैं, ये हाली यूआरएल ऐसे देखने में जो यूआरएल नजर आ रहा है दैट्स नॉट एवरीथिंग। तो आपके पास नंबर वन पे स्कीम होगी, फिर नेटलॉक होगा, फिर पाथ होगा, ये तीन चीजें होंगी जिसके ऊपर आप मेजॉरिटी तौर पे काम कर रहे होंगे। कम से कम आपके पास ये शुरू वाली दो चीजें होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो यूआरएल का स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं है। वहां से हमें पता चलता है कि जो इनपुट यूआरएल मेरे पास आ रहा है वो वैलिड है कि नहीं है, ये आपने देखना है, जो कि हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्रोग्राम करने की भी कोशिश करेंगे। और उसके बाद आपके पास पाथ आ रहा है, पाथ से हमें यह पता चलता है कि ये किस पेज के ऊपर लैंड हो रहा है, और क्यूरी से हमें पता चलता है कि कोई एडिशनल क्यूरीज वगैरह हम करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे। मसलन यहाँ पे अगर आप जाए ना, मैं बल्कि यहाँ से आपको दिखाई देता हूँ, व्यू करें पेज सोर्स को, किसी भी पेज को करें ना आप सोर्स, तो यहाँ पे आपको ये जो है ना, मैं कोशिश करूंगा अगर आपको मैं दिखा सकूँ जूम करके, जो अगर कोड को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको अमूमन गूगल का टैग मैनेजर का कोड ऐसे नजर आता है। ठीक है, इसको आप अगर कॉपी कर लें या किसी भी वेबसाइट से कर लें, मेरे वाले से कर लें, किसी से भी कर लें, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो यूआरएल पार्स की कमांड है उसके साथ हम इसको देते हैं, इधर एंटर करते हैं, और मैं शुरू से ये वाले जो स्क्रिप्ट हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूं। तो ये जो टैग मैनेजर का यूआरएल है, फर्ज करें हम इसको देखते हैं। ठीक है, और मैं अभी गूगल वाले जो अमेजोन वाला है इसको मैं डिसेबल करता हूं। यहाँ पे मेरी गलती है, यहाँ पे एल आना था। अच्छा, अब जब ये गूगल टैग मैनेजर ने हमें ये एक टैग मैनेजर मिला, जब ये आप टैग इंस्टॉल करते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, या आप सबको पता होना चाहिए कि हम क्यों करते हैं, हम यूजर को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, गूगल एनालिटिक्स के लिए। तो वो टैग मैनेजर का जो कोड होता है वो तकरीबन आपको कुछ इस तरह करके मिलता है। ठीक है, और ये आपकी टैग आईडी होती है, इसके ऊपर जो है वो पूरे का पूरा गूगल एनालिटिक्स बेस कर रहे होते हैं। तो अब आप जब इसको पार्स करके देखते हैं तो आपको पता चलता है अच्छा ये क्यूरी आईडी जो है वो ये है मेरी। इससे पता चलता है कि ये क्यूरी आईडी को अगर आप किसी भी वेबसाइट की गूगल टैग मैनेजर की क्यूरी आईडी निकालेंगे तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये बंदे की जो ट्रैकिंग लगी हुई है आपकी वेबसाइट के ऊपर, उसने अपनी वेबसाइट पे लगाई हुई है, उसकी आईडी क्या है। तो इस तरह करके हमें जो है वो किसी भी कंपटीटर को अगर आप चेक कर रहे हैं, और तो इस तरह के जो डाटा सेट्स होते हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो हमें हेल्पफुल होती हैं किसी भी कंपटीटर को ट्रैक बैक करने के लिए। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा मजीद आगे देखते हैं। मतलब ये है कि अगर हम ये पार्स वाले को देखें इसको, तो हमारे पास काफी ज्यादा जो है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन आ रही है। फर्ज करें मैं इसको अभी जो है ना यहाँ से रिमूव करता हूँ, मैं अपने पहले वाली एग्जांपल के ऊपर आता हूँ। ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। बल्कि एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आपके पास जो है ना ये रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा। हम ये अपनी पहले वाली जो है इसको लेते हैं, और मैं यहाँ पे जाके इसको दोबारा पेस्ट करता हूँ। तो ये सर्प विंग्स वाला जो है ये पूरे का पूरा आपके पास आ गया। अब हम थोड़ा सा इसको डीबग करते हैं, हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बस अगर मेरी वेबसाइट का एड्रेस खाली दिया हुआ है तो पाथ के ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, अगर स्लैश है यहाँ पे तो आपके पास यहाँ पे भी स्लैश आएगी, अगर आपकी यहाँ पे स्लैश नहीं है तो यहाँ पे आपको पाथ में भी स्लैश वो नहीं दिखाएगा। तो आपने ये देखना है कि आपका जो यूआरएल है वो स्लैश पे एंड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ है, आप सिर्फ पार्स करेंगे और पाथ को चेक कर लेंगे, पाथ में अगर स्लैश आ रहा है तो उसका मतलब है उसने लगाया, अदरवाइज नहीं है। और अगर फर्ज करें मैं यहां से ये पूरे का पूरा स्कीम ही इसकी डिलीट कर देता हूं, अब मैं जब इसको पार्स करता हूं तो पता चलता है कि ये तो उसने पूरी की पूरी नेटलॉक को उठा के जो है वो पाथ के अंदर डाल दिया है, इसको नेटलॉक मिल ही नहीं रहा। इसका मतलब यह है कि जब उसको नेटलॉक मिल ही नहीं रहा तो ये यूआरएल जो है वो हमारे लिए टेक्निकली इनवैलिड है। वैलिड यूआरएल जो होता है उसके ऊपर स्कीम भी होगी और उसका नेटलॉक भी होगा, ये दो चीजें जो है वो होनी बहुत ज्यादा जरूरी हैं, स्कीम और दूसरा जो है हमारे पास नेटलॉक। ये दो चीजें अगर आपके पास नहीं है तो आपका जो यूआरएल है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, और इसी वजह से बाज जो बेसिक वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर अगर आप अपनी वेबसाइट का स्कीम ना दें तो वो जो है वो आपको जो है वो एरर वगैरह भी जो है वो दे सकती हैं, या कोई जो रॉन्ग कैलकुलेशंस वगैरह भी कर सकती हैं। आपके केस में आप जब चेक करना चाहेंगे कि आपके यूजर का जो कंप्यूटर है उसका वैलिड यूआरएल क्या है, तो आप इस तरीके से जो है वो उसको चेक कर सकते हैं। अब इसको फर्ज करें हम एक यूआरएल के अंदर डालते हैं, वेरिएबल के अंदर डालते हैं पार्स
वैल्यू फर्ज करें ये एक मेरा वेरिएबल है और मैं इसको एंटर करता हूं और मैं अब इसको कहता हूं कि नहीं भाई मैंने जो पार्स्ड वैल्यू है इसके अंदर जो है वो मैंने इसका पाथ चेक करना है और पार्स्ड पार्स्ड वैल्यू डॉट स्कीम। ठीक है तो आपने एक मिनट ये आप सिर्फ एक कोई जो है ना वो डिस्प्ले कर सकते हैं तो आपने देखा कि जब आप स्कीम को डिस्प्ले करते हैं तो वो एम्प्टी आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी स्कीम एम्प्टी है तो इसका मतलब है कि मेरा जो यूआरएल है वो वैलिड नहीं है। ठीक है तो अगर मैं ऐसा करना चाहता हूं तो मैं सिंपली ये लिख सकता हूं इफ प्रिंट वैलिड एल्स प्रिंट नॉट वैलिड। तो आपने देखा कि हम सिर्फ सॉरी हम सिर्फ जो है वो सिर्फ स्कीम को चेक करके हमें यह पता चल रहा है कि हमारा जो यूआरएल है वो वैलिड है या नहीं है। अब अगर मैं इसके साथ ये लिख दूं तो अब आपको यहां पे जो आउटपुट नजर आ रही है वो वैलिड की नजर आ रही है। अच्छा ये जो है आप देखें मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। 4 लाइनों की बजाय मैं अगर यहां पे लिख दूं कि इज वैलिड का मैं एक वेरिएबल बना देता हूं और उसको कहता हूं ट्रू इफ पार्स्ड स्कीम एल्स फॉल्स। अगर मैं ये लिख दूं और जो मैंने पहले लिखा हुआ था ये और इसको अगर मैं इसके साथ रिप्लेस कर दूं तो ये बेसिकली दोनों जो है वो बराबर हैं। ठीक है ये वन लाइनर है टर्नरी ऑपरेटर लगा हुआ है। इसके जरिए आप सिर्फ स्कीम की वैल्यू को चेक करते हैं। अगर उसके अंदर कोई वैल्यू आ रही है तो हम उसको कहते हैं कि ये वैलिड है अदरवाइज ये इनवैलिड है। ये बड़ा नाइव नाइव किस्म का जो है कॉन्सेप्ट है इसको चेक करने का। हम जब रियल टाइम एग्जांपल में जा रहे होते हैं तो हम इसको बड़ी डिटेल्ड में चेक करते हैं। ऐसे नहीं चेक करते कि स्कीम के अंदर वैल्यू है तो ठीक है अदरवाइज नहीं। हम 4-5 किस्म के चेक्स लगा के फिर हम बताते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं। आपको समझाने के लिए जो है वो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल लिया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ अब अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूं और ये वाला जो है इसको मैं अब एक फंक्शन के अंदर ले आता हूं और फंक्शन के अंदर ले जाके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूं और मैं यहाँ पे इसको कहता हूं कि ये वाली वैल्यू मुझे रिटर्न कर दो। ठीक है और यहाँ पे जो मैंने पार्स करना है मैं इसको कहता हूँ कि भाई तुमने जो यूआरएल की वैल्यू मैं तुम्हें दूंगा ये वाली जो वैल्यू आ रही है वो तुमको मैं यहाँ दूंगा उसको पार्स करो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू की स्कीम को चेक करो। अगर वो स्कीम की वैल्यू है तो ट्रू रिटर्न करो अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करो। तो ये इसके ऊपर जो है वो हमने टर्नरी ऑपरेटर लगाया हुआ है और उसके बाद मैं यहाँ पे यूआरएल अंडरस्कोर वैलिडिटी की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ। तो अब ये देखें कि टेक्निकली उसके पास जो है ना ये हमारा वैलिड रिजल्ट नहीं है लेकिन ये फिर भी हमें ट्रू बता रहा है। उसकी वजह ये है अगर हम इसको डीबग करें जो वही बात जो मैंने आपको की कि हमने बहुत ज़्यादा चेक करने होते हैं उसके बाद जाके हम जो है वो देखते हैं कि आया ये स्कीम हमारी करेक्ट है कि नहीं। अब आप ये देखें उसने एच को तो ले लिया जो उससे पहले वाला हिस्सा था उससे उसने ये ज्यूम किया है जो यूआरएल पार्सर है उसने ज्यूम किया कि स्कीम तो है लेकिन आप देखें उसके पास नेट लॉक कोई नहीं है। तो मतलब ये होगा कि जब आप स्कीम को चेक कर रहे हैं तो साथ में आपने नेट लॉक को भी चेक करना है क्योंकि उसने google.com को उठा के पाथ के अंदर डाल दिया है। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं जब हम इन सारे चेक्स को इकट्ठा करते हैं तो तब जाके एक अच्छा यूआरएल वैलिडेटर बनता है। ठीक है तो अब हम इसको लेकिन यहाँ पे जो बुनियादी मकसद था आपको बताने का वो ये वाला था कि आप किस तरह ट्रू और फॉल्स के जरिए स्कीमा एक ही वैल्यू को जो है वो यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं एंड पार्स्ड वैल्यू अगर नेट लॉक के अंदर भी कोई वैल्यू आ रही है तो फिर जो है वो तुम ट्रू जो है वो दो अदरवाइज फॉल्स करो। तो अब जब उसने नेट लॉक की वैल्यू को चेक किया तो वो तो एम्प्टी थी तो फिर उसकी वजह से उसने हमें जो रिजल्ट दिया वो फॉल्स दिया कि ये भाई वैलिड नहीं है यूआरएल तुम्हारा।
ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको HTTPS करता हूँ, एंटर करता हूँ, ये फिर मुझे कह रहा है फॉल्स है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे मैंने सिंगल लाइन लगाई हुई है फॉरवर्ड स्लैश। अब जब मैंने डबल किया तो आप देखेंगे आपको ट्रू वैल्यू दे रहा है। तो इस तरह करके थोड़ी, जब आप, जैसे मैंने आपके सामने डेवलप किया ना ये फंक्शन, ये बहुत छोटा सा फंक्शन है, ये प्रॉबेबली आप खुद लिख रहे होंगे या आप चैट जीपीटी या किसी टूल से भी जनरेट कर रहे होंगे, या कहीं वेबसाइट पे भी इसे भी कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे, या मेरे कोड से कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे। आपको इसकी बुनियादी तौर पे समझ होनी चाहिए कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है। तो अब ये देखिए, ये एक बड़ा अच्छा सा हमने जो है वो एक छोटा सा फंक्शन लिखा है जो ये चेक करता है कि यूआरएल वैलिड है कि नहीं है। आप फर्ज करें मैं यहाँ पे आके इसको क्या देता हूँ, मैं इसका स्कीमा यहाँ से स्कीम जो है वो पूरी रिमूव करता हूँ, तो अब उसने मुझे साथ ही बता दिया कि भाई ये जो तुमने मुझे यूआरएल दिया है ये वैलिड नहीं है। इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि फर्ज करें आपने अपने कंप्यूटर की वेबसाइट ली है या कहीं से कोई वेबसाइट आपके पास आई है, उसके ऊपर हजार वर्ड कीवर्ड्स, हजार जो है वो यूआरएल्स हैं। आप पहले ये देखना चाह रहे हैं, आप फर्ज करें उसका टेक्निकल ऑडिट कर रहे हैं वेबसाइट का, तो आप ये देखना चाह रहे हैं भाई जो यूआरएल मुझे दिए गए हैं या जो इस वेबसाइट के ऊपर यूआरएल्स हैं, आया उनका फॉर्मेट भी ठीक है कि नहीं है। अभी हमने ये चेक नहीं किया कि वो रियली एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, हम तो सिर्फ ये चेक करें कि जिस फॉर्मेट के साथ वो वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, आया वो वैलिड है कि नहीं है। अगर वैलिड नहीं है तो गूगल सर्च कंसोल के ऊपर एरर आएगा आपको फिर, और उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो जब आप टेक्निकल ऑडिट वगैरह कर रहे हो तो वहां पे आप इस तरह के जो फंक्शंस हैं इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, और इस तरह करके जो है वो आप अपनी जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको भी यहाँ पे दे सकते हैं। आपने जो खुशबू क्वेश्चन पूछा था ना कि आप मल्टीपल किस्म की जो वैल्यूज हैं उसको रिटर्न कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया है। मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे वैलिड रिटर्न करना है, और यहाँ पे मैंने नॉट वैलिड रिटर्न करना है। अब मैं जब एंटर करता हूँ तो ये देखिए ये मुझे नॉट वैलिड रिटर्न कर रहा है, और जैसे ही मैं यहाँ इसके साथ HTTPS करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये मुझे वैलिड रिटर्न कर रहा है। तो मतलब आप यहाँ पे ये जो जगह है, इधर बेशक आप स्ट्रिंग्स लिखें, अरेज लिखें, कुछ भी लिखें, ये वैलिड हो जाएगा। इसके दरमियान जो है ये आपकी वो इफ एंड एल्स की कंडीशन जो स्टैंडर्ड होती है वो वाली वैलिड होगी। ठीक है। तो ये हमने अभी देखा है कि किस तरह करके आप अपने जो है वो यूआरएल की वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है वो आप अपने जो हैं टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल स्टेटमेंट्स में उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब अब यहां तक तो हमने ये काम किया है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसको थोड़ा सा ना आज के लेक्चर में, आज ज्यादा लंबा लेक्चर भी नहीं होगा हमारा, लेकिन एक काम हम ये करते जाएं कि हम अब रिमोट डाटा को भी एक्सेस करके देखें। अभी तक हमने ये काम नहीं किया। तो अगर आपने फर्ज करें ये मेरी वेबसाइट ही ले लेते हैं, हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, आपने इस वेबसाइट को स्क्रैप करना है या इस वेबसाइट का कोई डाटा लेना है, या हमने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल की थी अ, मैं मेरे ख्याल में यहाँ पे मैंने कहीं पे आपको वो दिखाई थी, एसईओ विंग के ऊपर है वो, और एसईओ क्वैक वाली वेबसाइट है ये, और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है टाइटल, बल्कि टाइटल भी नहीं, डेट है वो, अ, ये वाली जो है ना, ये वाली हमने कॉपी करना है। ये आपको मिल जाएगा, मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये लास्ट टाइम जो है वो हमने किया था इसको, इसी तरीके से मैंने आपको ये निकाल के जो है ना यूआरएल दिखाया था। जो आप में से थोड़ी देर लेटर बैठे रहे थे ना स्टूडेंट्स, मैंने उनको ये दिखाया था यूआरएल। ठीक है। कि कैसे आपने कोई भी डोमेन लेनी है, फर्ज करें मैंने डोमेन ली है, उसका नाम हम चले अपनी ही डोमेन लेते, मेरी कोशिश होती है मैं ना लोगों की जो डोमेन्स हैं उनको ना करूँ, एक्सपोज करूँ। फर्ज करें ये मेरी डोमेन है, और उस डोमेन का ये आर्काइव का वे बैक का जो यूआरएल है मैं उसको चेक कर सकता हूँ इस आईपी एड्रेस के जरिए, सॉरी इस एपीआई के जरिए। ये जो यानी उसका जो एपीआई का जो एंड पॉइंट है बेसिकली वो है एंड पॉइंट। एपीआई जो होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, और एंड पॉइंट वो चीज, वो यूआरएल है जिसके जरिए आप उस एपीआई को एक्सेस करते हैं। ठीक है। तो इस केस में हम ये देखेंगे कि जब मैं कोई चीज एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो उसके पास ये वाली जो एंड पॉइंट है ये हमें बताता है कि इसके पास क्या वे बैक मशीन के पास इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद है। अगर मौजूद है तो वो अर्लीस्ट रिकॉर्ड किस डेट का पड़ा हुआ है उसके पास, या इस टाइम स्टैम्प के बाद उसके पास किस डेट का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो ये हम लास्ट टाइम इसको कर चुके हैं, मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता देता हूँ। ठीक है।
बल्कि यहाँ से हम इसको यूआरएल ले लेते हैं। ये वाला जो यूआरएल है एसईओ विंग्स की वेबसाइट के बारे में बताएगा, इसको करके भी देख लेते हैं। तो ये देखें, जब आप इस यूआरएल को देते हैं तो ये बताता है, आपको रिटर्न करता है कि भाई एसईओ विंग्स की वेबसाइट है, इसके आर्काइव स्नैपशॉट्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, और जो क्लोजेस्ट इस डेट के क्लोजेस्ट पड़ा हुआ है 1 जनवरी 1990 के क्लोजेस्ट पड़ा हुआ है, वो ये वाला स्नैपशॉट पड़ा हुआ है, ये वाला जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने ये सिर्फ एक ही वेबसाइट का किया, तो अब हम ये करेंगे कि ये वाला जो डाटा है इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे आप मल्टीपल जो वेबसाइट्स हैं उनका डाटा भी लगा सकते हैं। एक काम करते हैं, लगे हाथ हम इसको देखते हैं कि ये हमारे यूआरएल की वैलिडिटी के ऊपर क्या हमें रिप्लाई करता है। मैं यहाँ पे जाके इसको यूआरएल देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो वो हमें कहता है कि भाई ये यूआरएल वैलिड है। तो इसका फंक्शन का फायदा ये होता है कि जब भी आप किसी किस्म का कोई कॉस्टली ऑपरेशन करना चाह रहे होते हैं जिसके ऊपर आपके रिसोर्सेज लग रहे होते हैं, जैसे कि फर्ज करें आपने किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाटा डाउनलोड करना है, तो भाई इससे पहले कि आप डाटा डाउनलोड करें, आप अपने एंड पे पहले चेक कर लें कि जो यूआरएल आप उसको दे रहे हैं वो वैलिड भी है कि नहीं है। अगर इनवैलिड होगा तो कम से कम आपकी जो रिक्वेस्ट है, जो आपने डाटा एक्सेस करना है, वो टाइम आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे इस वजह से इस तरह के जो इस यूआरएल वैलिड या इस तरह के जो हेल्पर फंक्शंस होते हैं, दे आर वेरी यूजफुल। तो आप इस तरह के जो हेल्पर फंक्शंस है ना, आप बहुत सारी लाइब्रेरीज में जाएंगे तो आपको इस तरह के हेल्पर फंक्शंस जो है वो इजीली मिल जाएंगे। जैसे डाटे को रीड करना, डाटे को चेक करना, डाटे को सेव करना, इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं इनको हम नॉर्मली हेल्पर फंक्शन के तौर पे यूज करते हैं। या एक और टर्म भी हम यूज करते हैं, यूटिलिटीज, यूटिलिटी फंक्शंस। ठीक है, अच्छा, अब एक, जब हमने अभी तक ये जो डाटा एक्सेस किया है ये इसके ऊपर क्लिक करके किया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको बताया है जैसे यूआरएल का, इसके ऊपर क्लिक किया तो उसने ये ब्राउजर में डाटा ओपन कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमने जब अगर इस तरह का डाटा ब्राउजर में ओपन करने के बजाय डायरेक्ट जो है नोटबुक के अंदर एक्सेस करना हो तो फिर हम उसको कैसे करेंगे। अच्छा, इसके लिए जो पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड पाइथन के अंदर भी ये किसी हद तक आप काम कर सकते हैं, बट इट्स वेरी टीडियस एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो जो पाइथन के अंदर ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड के तौर पे जो चीज यूज होती है, हम उसको बोलते हैं ये पाइथन की रिक्वेस्ट लाइब्रेरी है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखा है, इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, रिक्वेस्ट एचटीटीपी फॉर ह्यूमंस। तो हमने इसको जो है वो यूज करना है। इसको इंस्टॉल अगर करना है आपने, तो इंस्टॉल का भी लिंक आपको शुरू में पहले नंबर पे मिल रहा है जनाब, आप इसको ले सकते हैं। हम इसको यहाँ से लेते हैं, ये देखिए ये रिक्वेस्ट का लिंक है लाइब्रेरी का, इसको इधर क्लिक करके आप कॉपी कर लें। जब कॉपी करेंगे इसके बाद आपने जाना है दोबारा अपने ब्राउजर के अंदर और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है। अच्छा, ये जो एक्सटर्नल, ये है थर्ड पार्टी पैकेज, थर्ड पार्टी पैकेजेस। ठीक है, ये डिफॉल्ट जो पाइथन है उसके अंदर शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये अब आप डिपेंडेंसी आ गया, जब तक ये रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी नहीं होगी आप आगे काम नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये जो है ना प्रिमिसिव लाइसेंस है, तो ये आप अपनी कमर्शियल एप्लीकेशन भी आप चाहें तो आप खुले जुले आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। और ये मेरे ख्याल में प्रोबेबली पाइथन की सबसे ज्यादा यूज होने वाली थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। यानी ये हम मेरे ख्याल में जो मार्स के ऊपर जो रोवर चल रहा है शायद उसके अंदर भी यही लाइब्रेरी यूज हो रही है रिक्वेस्ट वगैरह के लिए। आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन ये मेरी जो मुझे लगता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई लाइब्रेरी इतनी ज्यादा पॉपुलर है नहीं है पाइथन की जो कि इस लेवल पे इतनी ज्यादा स्टेबल लाइब्रेरी हो। ठीक है, तो अब जब आप, एक तरीकाकार होता है आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। एक तरीकाकार मैंने आपको ये बताया था कि आप कमांड लाइन पे जाएंगे और ये जो आपकी इन्वायरमेंट है, यहाँ पे अगर आप जाए ना ऊपर, जहां पे आपने ये जुपिटर लैब टाइप किया था और इसको स्टार्ट किया था, ठीक है, ये एक्टिवेट किया और ये यहाँ पे जुपिटर लैब आपने स्टार्ट किया था, इसकी बजाय आप यहाँ पे जाके जो है ना ये वाली कमांड एग्जीक्यूट कर दें, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। एक तरीकाकार तो ये होता है। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि भाई आप इधर ही ना ब्राउजर के अंदर ही जो आपके जुपिटर लैब है उसके अंदर इसको टाइप करो और उससे पहले जो ना एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो लगा दें और उसके बाद आप इसको एंटर करें। तो अब क्या होगा कि ये देखें, ये आपको यहाँ पे स्टैरिक भी नजर आ रहा है, तो अब इसको बैक एंड पे वो इंस्टॉल कर रहा है। अभी जब ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये देखें ये उसने इसको इंस्टॉल कर दिया और ये मुझे अब यहाँ पे स्टार नजर नहीं आ रहा, ये यानी ये जो 39th नंबर है उसके अंदर जाके उसने इसको इंस्टॉल कर दिया। हमें इस नोटिस से अभी वरी होने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि अब हमारी रिक्वेस्ट की जो लाइब्रेरी है वो
इंस्टॉल होगी, या मेरे केस में ये ऑलरेडी पहले इंस्टॉल हुई थी तो इस वजह से उसने कहा है कि ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके केस में आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी मोस्ट प्रोबेबली, मेरे ख्याल में, मुझे अब याद नहीं है मैंने शायद यहाँ पे इसको इंक्लूड भी किया कि नहीं किया रिक्वायरमेंट्स के अंदर। लेट्स चेक इट, शायद आप लोगों की भी ऑलरेडी इंस्टॉल हुई होगी। लेट मी चेक इट फर्स्ट। भैया हो जाओ, बहुत ही स्लो है। हम यहाँ से जो है ना इधर से देख लेते हैं इसको। मेरा कंप्यूटर असल में हुआ स्लो। हाँ नहीं, यहाँ पे मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया हुआ, तो आपको जो जो तरीका मैंने बताया उसके मुताबिक ही आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो तरीका मैंने बताया है। यानी आपने पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट लिखना और उसके आगे जो क्वेश्चन मार्क है ये लिख देना है। अब आपके पास जो है ये लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल हो गया। अच्छा, जब भी आप पाइथन की कोई भी लाइब्रेरी लें, टेक योर टाइम, उसको ऐसे कॉपी पेस्ट ना करें। ये इसकी रिक्वेस्ट लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन है, आप चाहें तो यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे बहुत डिटेल में। जो अच्छी लाइब्रेरीज हैं पाइथन की, वो सारी की सारी जो है वो ऑलरेडी जो है वेल डॉक्यूमेंटेड है। आप उनको जो है वो यूज कर सकते हैं और आराम से यूज करें, दे आर वेल डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, तो हम जो है इसके मुताबिक जो है उसको यूज करते हैं। अब देखते हैं, आप चाहें तो आप यहाँ पे जाके क्विक स्टार्ट में चले जाएं, तो आपको ये बता रहा है कि भाई आपने पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, उसके बाद आप जो है उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट जो है वो आर के तौर पे अपने पास आएगा। आपने कोई वैल्यूज पोस्ट करनी है, कुछ भी करना है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारे पास HTML होता है जब हम बना रहे होते हैं ना APIs, ये जस्ट सिंपल जेन में रखें आपको एज ए साइड नोट बताने के लिए कि आप यहाँ पे पुट, डिलीट और हेड, इस तरह की ना काफी ज्यादा जो ऑप्शनें होती हैं उनको यूज कर सकते हैं। ये हम जब APIs वगैरह डेवलप करते हैं तो उसके बाद हम गेट का, पोस्ट का, पुट का, डिलीट का, इस तरह की जो ऑप्शंस होती हैं उनको जेन में रखते हैं। तो बाज दफा आप जब किसी थर्ड पार्टी की API यूज कर रहे होंगे तो आप उसके ऊपर पोस्ट भी कर रहे होंगे, गेट भी कर रहे होंगे, पुट भी कर रहे होंगे, डिलीट भी कर रहे होंगे। मोस्टली जो आपको लाइब्रेरीज मिलेंगी उनमें गेट और पोस्ट होगा, ये दो वैल्यूज होंगी। ये नेक्स्ट वाली बहुत कम होंगी, मतलब आपके केस में मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर आपने डेटाबेस में कोई रिक्वेस्ट भेजनी है, कुछ करना है, तो हो सकता है आपको इसके साथ भी काम करना पड़े। आज हम सिर्फ ये पहले वाली दो जो है इनको देखेंगे, जो चीजें हैं। आपने इंपोर्ट करना है रिक्वेस्ट को और उसके बाद आपने रिक्वेस्ट की गेट की कमांड जो है वो यूज करनी है। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, इंपोर्ट रिक्वेस्ट टाइप करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि रिक्वेस्ट, कंप्यूटर बड़ा स्लो हुआ है। और यहाँ पे जाके आप कोई भी जो है अपना URL दे सकते हैं। मैं गूगल का नहीं देता, मैं अपने ही देता हूँ। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होगी जितना भी वो होता क्या है कि जब आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे आपने यहाँ पे ये एंटर किया है ना, कोई ब्राउजर में आपका पेज लोड हुआ है, बेसिकली यही रिक्वेस्ट आपने भेजी है ब्राउजर के जरिए। अब हम ब्राउजर की बजाय उसको यहाँ से कमांड के जरिए सेम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ फर्क इसमें यह आता है कि हेडर वगैरह और इस तरह की बहुत ज्यादा एडिशनल चीजें जो है वो हम साथ में भेजते हैं, ताकि उसको जो सर्वर है उसको पता हो कि हम कोई रोबोट नहीं है, हम ह्यूमन है जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो रोबोटिक अटैक से बचने के लिए फिर वो, अगर आप इस तरह ऑटोमेटेड भेजेंगे ना जैसे हम अभी स्क्रिप्ट कमांड भेज रहे हैं, तो हो सकता है कि अगली वेबसाइट आपको ब्लॉक कर दे। तो उससे बचने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, वो हम वक्त के साथ साथ सीखते जाएंगे और आप अपने जो है ना इस तरह के जो ऑटोमेटेड काम है वो कर सकते हैं। फर्ज करें मैं इसको रिक्वेस्ट आर के वेरिएबल के अंदर रखता हूँ और अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो अभी ये मेरा बिजी है, उसके बाद ये इसकी रिक्वेस्ट जाती है और जब ये रिक्वेस्ट आ जाएगी तो ये आर के वेरिएबल के अंदर जो है वो सेव हो जाएगा। मेरा कंप्यूटर इस वक्त बहुत ज़्यादा स्लो हुआ है क्योंकि काफ़ी प्रोसेसेस चल रहे हैं इसके ऊपर, इस वजह से ये टाइम ले रहा है। नॉर्मली ये इतना ज़्यादा टाइम लेगा नहीं आपका। ये आ जाओ,
स्टेटस आइडल ये भी नहीं हुआ। हम एक काम करते हैं, नहीं ये वाला उसका भी फायदा नहीं है। ओ भाई हो जाओ, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है मेरे एंड पे तो। अच्छा, इस तरह अगर आपका कर्नल हो तो आप चाहें तो आप इसको जो है वो इंटरप्ट भी कर सकते हैं, ये जो कमांड जैसे यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन मेरा कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा हीट अप हुआ हुआ है इस वक्त। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? अब मुझे नहीं पता कि मेरे रिसोर्सेज कहाँ पे इस पे जा रहे हैं। जी सर, आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। चलें सही है, 1 मिनट बस वेट करें, हमें ये पता चल जाए कि ये रिसोर्सेज कहाँ पे जा रहे हैं। एक दफ़ा इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं कर्नल को। नॉर्मली ऐसा होता नहीं मेरे हाल में, शायद मेरे साथ ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा हो रहा है कि मैंने रिक्वेस्ट भेजी है और वो या तो एरर आएगा या आपको आपका काम हो जाएगा, लेकिन इस तरह नॉर्मली होता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कर्नल नोटबुक ब्ला 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 स्टार्टेड हो गया। हाँ, इसको हम सेव कर लें। ओके, इसको रीस्टार्ट भी नहीं कर रहा, मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ इसको। 1 मिनट दे मुझे। ये भी हो सकता है कि ये व्हाट्सएप और फेसबुक बैकएंड पे चल रही है, कहीं उसने रिसोर्सेज ना लिए हो, क्योंकि कंप्यूटर मेरा ज़रा वो हल्का सा है, इतना हैवी ड्यूटी नहीं है ये। मैं रिमोट ट्रैवल के लिए यूज़ करता हूँ लैपटॉप को, ये वाले को। तो हम इसको डिसमिस करते हैं, डिसमिस करते हैं और दोबारा जाते हैं यहाँ पे।
अच्छा जी, तो अब हम आ गए हैं दोबारा अपने इस वाले कर्नल पे। इसको देखते हैं। यहाँ पे ये रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी हमने जो है वो इंस्टॉल कर ली थी। हम एक काम करते हैं कि हम ये वाला जो है कोड इसको कॉपी कर लेते हैं लाइब्रेरी का, इसी के साथ चलते हैं। ठीक है, और ये गिटहब की एपीआई को रिक्वेस्ट कर रहा है। इसके बाद आप इसको रन करें और ये रन हो गया। और अब जब आप इसका आर को टाइप करते हैं तो आपको बताता है कि ये स्टेटस का जो रिस्पॉन्स है वो 200 है। ठीक है, 200 जो अब में से एच के रिस्पॉन्सेज को जानते हैं। 200 मीन्स ओके। और इसके अलावा आपने 301 और 304 का भी सुना होगा, सॉरी 302 का भी। ये मतलब है रीडायरेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अगर आप कहीं पे 301 देखेंगे, अभी हम थोड़ी देर में उसकी एग्जांपल भी देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट लगा हुआ था। और अगर आ रहा हो 404 तो इसका मतलब है जो 404 का एरर होता है, पेज डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये कोड जो बुनियादी कोड है ये आपको पता चलने चाहिए। और अगर 500 आ रहा है तो ये सर्वर एरर है, यानी सर्वर के एंड पे कोई प्रॉब्लम आई और वो आपको पेज डिलीवर नहीं कर सकता। तो ये मेरे ख्याल में ये चार हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा 404 भी है, और इसके अलावा एक हम और भी यूज़ करते हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 410 परमानेंटली डिलीटेड, सॉरी डिलीटेड। ये 410 है, 401 नहीं है, 410 है। तो आप अपनी वेबसाइट पे अगर कोई भी इस तरह के ये जो कोड होते हैं इनको हम जनरेट करवाते हैं। और ये कैसे जनरेट होते हैं, ये आपके वेब सर्वर के एंड पे हो रहे होते हैं। देखूंगा अगर किसी जगह पे मैंने आपको ये बताना हो कि हम इसको जनरेट कैसे करवाते हैं। लेकिन ये है कि आप अगर वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं या नेटलीफाई वाला काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप में से जिन लोगों ने मरियम के साथ मेरा लेक्चर लिया हुआ है वहाँ पे हमने रीडायरेक्ट्स को डिस्कस किया हुआ है। या मेरा जो इंग्लिश वाला यूट्यूब का चैनल है वहाँ पे मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर जो है ना रीडायरेक्ट्स को डिस्कस किया हुआ, तो वहाँ पे मैंने इनके बारे में भी थोड़ा सा बताया कि ये आपने जनरेट कैसे करवाने होते हैं। वहां से आप जो है ना इसको देख सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे अपने जो मुद्दा है, जो हमारा आज का काम है, उसके ऊपर वापस आते हैं। अच्छा, ये तो मैंने दी थी HTTPS की रिक्वेस्ट। अब मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ, मैं SEO विंग्स के ऊपर चला जाता हूँ और इसको कहता हूँ कि मुझे ये निकाल के दो। इसने SEO विंग्स को रिक्वेस्ट किया है और बताया कि भाई SEO विंग्स के ऊपर जो है ये रिस्पॉन्स मुझे 200 मिला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब बिजी का मैसेज आ रहा होगा ना, स्टैरिक आ रहा होगा, उसका मतलब है ये बिजी है। ये वही कोड है जो हम पहले करना चाह रहे थे, लेकिन वो शायद सर्वर जो है, ये कर्नल जो था वो बिजी था या वो पैनिक कर गया, जिसकी वजह से टाइम बहुत ज्यादा ले रहा था उसको डिस्प्ले करने में। अब अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट में जाता हूँ आर डॉट, तो आपको ये पता चलता है कि इतने ज्यादा इसके साथ जो है वो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही है। अब आप फर्ज करें आप हेडर के ऊपर क्लिक करते हैं, एंटर का बटन दबाएं, तो ये पूरा का पूरा हेडर है। ये हेडर वो है जो आपको सर्वर ने सेंड किया है। ठीक है, जब सर्वर ने इसको सेंड किया तो आप इस हेडर को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये करली ब्रैकेट से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये एक डिक्शनरी बन सकती है, या है, या आप इसको बना सकते हैं इजीली। ठीक है, मोस्ट ये ऑलरेडी डिक्शनरी है, करली ब्रैकेट है और उसके बाद ये की आ रही है और वैल्यू आ रही है, फिर की आ रही है और वैल्यू आ रही है। अब जब आप इसको पढ़ना शुरू करें तो आपको बड़ी मजे की चीज पता चलेगी कि भाई डेट भी मुझे बता रहा है कि जब मैंने ये रिक्वेस्ट मेरे सर्वर ने जनरेट की है, वो भी पता चल रही है। कंटेंट की टाइप क्या है, ये HTML का कंटेंट है। इसकी अनकोडिंग जो है वो UTF-8 में हुई हुई है। ठीक है, और ये ट्रांसफर एनकोडिंग चंक है, ये चंक्स की शक्ल में आपके पास डाटा जो है वो आया है। यहाँ पे आपको ये स्ट्रिक्ट ओरिजिन की पॉलिसीज, आप अभी बेशक इसको इग्नोर कर दें। आप ये देखें एंड पॉइंट्स के अंदर जाके पता चल रहा है कि ये भाई मेरे जो एंड पॉइंट्स है वो नेटलीफाई के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि जो मेरा ये जो वेबसाइट है ये नेटलीफाई के ऊपर जो है वो होस्ट है। ठीक है, अगर आपको यहां से ना पता चल रहा हो तो आप नीचे आके देख सकते हैं, ये सर्वर लिखा हुआ है। सर्वर के साथ पता चल रहा है कि जो मेरी वेबसाइट है वो क्लाउडफ्लेयर के ऊपर होस्टेड है, और ये एक्चुअली ऐसे ही है। मेरी जो वेबसाइट है ये SEO विंग्स जो है ये जो है उसके ऊपर होस्ट है, क्लाउडफ्लेयर के ऊपर होस्टेड हुई है, क्लाउडफ्लेयर पेजेस के ऊपर। इसके अलावा इसने आपको बताया है कि आप इनकी जो इंफॉर्मेशन है इसको थोड़ा सा मजीद डिटेल में देख सकते हैं। तो हेडर्स जो है वो आपको मजीद इंफॉर्मेशन देता है। आप यहाँ पे जाके, क्योंकि ये डिक्शनरी है, तो आप इसके साथ जाके इसकी कीज को भी देख सकते हैं। एंटर करें कीज को,
तो आपको ये क्यूज व्यूज में भी मेरे हाल में वो पूरी दिखा रहा है, उसकी कीज जो है उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो हमें इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जरा दें। हाँ, ये जैसे देखें ना, जो ओरिजिनल कीज हैं जैसे आप डिक्शनरी के अंदर करते हैं, ठीक है। तो फर्ज करें मैंने इसको सर्वर दिया, तो अब मुझे बता रहा है कि भाई ये जो तुम्हारी वेबसाइट है, ये इसका जो सर्वर है वो क्लाउडफ्लेयर है। अब आपने अपने यूजर की वेबसाइट दी है, आपने अपने यूजर की वेबसाइट दी है और उसने आपको उसका जो है वो सर्वर निकाल के दे दिया है। कितना इजी है आपके लिए ये करना। मैं यहाँ पे फर्ज करें कोई और वेबसाइट देता हूँ, अपनी ही दे देता हूँ, एंटर करता हूँ। इसके ऊपर जो मुझे रिस्पांस आया वो भी 200 आया। अगर 200 ना आए, कोई और आए, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो डाटा आ रहा है वो रॉन्ग आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है उसके अंदर, ठीक है। और ये इसने मुझे दोबारा बताया कि भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर जो फ्रंट पे सर्वर आ रहा है वो क्लाउडफ्लेयर है। तो आपको इससे ये पता चल जाता है कि आपका यूजर जो है वो क्लाउडफ्लेयर को यूज कर रहा है या नहीं कर रहा। अब हम एक छोटा सा काम करते हैं, मेरे ख्याल में आपको ये वाली मैं एग्जांपल बता देता हूँ। मेरे पास इसके अलावा क्लाउडफ्लेयर के अलावा कोई और वेबसाइट इस वक्त है नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं। किसी और की मैं वेबसाइट आपको दिखाना नहीं चाह रहा अभी। लेट्स से कि हम ये रीड द डॉक्स वाली ये वेबसाइट ले लेते हैं, इसको देखते हैं ये क्या कहता है। तो ये रिक्वेस्ट वालों की अपनी वेबसाइट है, इसको आप देखें। अच्छा, इसके पीछे भी बैक एंड पे क्लाउडफ्लेयर ही लगा हुआ है। तो आप इस तरह जो है ना अपने क्लाइंट्स की या अपनी अपनी वेबसाइट्स को जब आप करेंगे, तो जो भी उनके ऊपर अगर क्लाउडफ्लेयर लगा हुआ है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वो क्लाउडफ्लेयर ही दिखाएगा, कोई और सर्वर आपको वो नहीं दिखाएगा। उसकी वजह ये है कि आपने बेशक इसको नेटलीफाई पे होस्ट किया है या आपने इसको गूगल क्लाउड पे होस्ट किया, कहीं पे भी होस्ट किया हुआ है, अगर ने आपने आपने क्लाउडफ्लेयर का सीडीएन लगाया हुआ है, तो वो आपको हमेशा क्लाउडफ्लेयर ही दिखाएगा यहाँ पे फ्रंट पे, ठीक है। तो इस तरह करके जो है ना आप अपनी जो रिक्वेस्ट आ रही है उसका जो हेडर है उसको बड़ी डिटेल में देख सकते हैं। और जो है जब आप ऑडिट्स वगैरह कर रहे होते हैं तो आपको ये पूरे के पूरे हेडर की जरूरत पड़ती है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज हमारे पास होती है, इसके अलावा आप इसकी कुकीज को चेक कर सकते हैं और हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। ये बड़ा मजे का है हिस्ट्री वाला जो ये चीज़ है ना, ये आपको आपको मैं अभी बताता हूँ। यहाँ से हम इस कोड को एक दफ़ा कॉपी करते हैं, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये बड़ी मज़े की एग्जांपल है, आपको इससे भी काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। जैसे कि, और ये आप जब डाटा का ऑडिट वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो आपको पता होता है इसका। फर्ज करें ये मेरी वेबसाइट है और मैंने इसके ऊपर एंटर किया, तो उसने मुझे बताया कि भाई यहाँ पे हिस्ट्री में ये एक दफ़ा 301 लगा है। इसको आपको कंपैरिजन में मैं बताने लगा हूँ। अगर मैं इसके साथ www लगाता हूं, तो आप देखें आपके पास यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है। इसका मतलब क्या होगा कि जब आप मेरी वेबसाइट के ऊपर आते हैं यहाँ पे, ठीक है, जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो आपकी जो मेरी डिफॉल्ट वेबसाइट है उसके साथ www है, रीडायरेक्ट लगाया हुआ है मैंने। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि आप यहाँ पे आए ना, surfwings.com पे आए, तो यहाँ पे www डिफॉल्ट में नहीं है। तो आपके पास बेसिकली ये जो ना 4 कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो बनती हैं बुनियादी तौर पे। पहली कॉन्फ़िगरेशन है आपने HTTP के ऊपर इसको किया है, दूसरी कॉन्फ़िगरेशन है HTTPS के साथ किया है। और जब आप HTTP के साथ कर रहे हैं तो आपने विद www किया है, एक कॉन्फ़िगरेशन आपकी ये बनती है। दूसरी कॉन्फ़िगरेशन बनती है आपकी विदाउट www की। तीसरी कॉन्फ़िगरेशन आपकी बनती है ये वाली, HTTPS विद www, और ये विदाउट www, ठीक है। तो अब मैंने जो डिफॉल्ट लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो इस वजह से मेरी जो हिस्ट्री है वो कोई भी नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां से इसको रिमूव कर देता हूं और कहता हूं नहीं मैं HTTP के साथ कोई बंदा मेरे पास आ रहा है, जब मैं अब इसकी हिस्ट्री देखता हूं तो एक रीडायरेक्ट इसको मिलता है, यानी वो HTTP www.seowings.org से किसके ऊपर इसको लेके जा रहा है, HTTPS www.seowings.org पे।
लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये www भी खत्म कर देता हूँ, अब मैं एंटर करता हूँ, ठीक है, तो यहां से भी उसने उसको रीडायरेक्ट करके किसके ऊपर लेके गया है, एक ही उसने रीडायरेक्ट लिया https://www.seowings.org। तो ये जो हिस्ट्री होती है ये आपको बताती है कि आपकी रीडायरेक्ट्स की चेन कितनी है, कितनी दफा ये जो आपकी वेबसाइट है ये रीडायरेक्ट हुई है, ठीक है। आप इस तरह करके इसको चेक कर सकते हैं। इसी तरह फर्ज करें मैं यहाँ पे www के साथ करता हूँ, अब ये मेरे पास अभी दोबारा टाइम लेने लग पड़ा, ये एक बड़ा मसला है मेरे कंप्यूटर पे, वेट करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन कोई आया था, ये क्या था, अच्छा 9 मिनट रह गया हमारे पास। ओ भाई हाजो, क्या मसला है तुम्हें, मुझे लगता है रीस्टार्ट करना पड़ेगा इसको दोबारा। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जब आप इस तरह का कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको जो सर्वर है वो आपको ब्लॉक कर देता है, क्योंकि अभी हम जो है वो सिंपल बेसिक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और जब आप इस तरह की ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजते हैं तो गूगल को लगता है, या जो सर्वर है आपका, जो फर्ज करें क्लाउड फ्लेयर है इस केस में, वो कहता है कि नहीं ये मेरे ऊपर कोई स्पैम अटैक हो रहा है, कोई रिपोर्ट आ गया, तो वो उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये देखें, वो उसको कनेक्शन के ऊपर उसने मुझे जो है वो एरर दे दिया कि ये वाला हम उसको रिक्वेस्ट नहीं दे रहा। अच्छा सॉरी, ये मेरे एंड पे गलती है, ये वाली वेबसाइट एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती, .seowings.com मेरी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये यहाँ पे org होनी चाहिए थी। अब ये इसने बिल्कुल इसको ठीक किया, वो रिस्पॉन्स इसका भेजा है। अच्छा इसी तरह आप चाहें तो आप ये पूरा का पूरा जो हमने यूआरएल बनाया था ना, इसको भी आप दे सकते हैं। सॉरी, इधर से मैं आता हूँ। एक चीज, आप हिस्ट्री के ज़रात आपको ये पता चल जाता है कि ये इसका सीन क्या रहा है बैक एंड पे, ठीक है। और इसके अलावा आप कुकीज को देख सकते हैं, elapsed पे जाएंगे ना अगर, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका टोटल जो है ना, इसको इतने माइक्रो सेकंड लगे हैं पेज को लोड होने में, ठीक है। तो ये इसका टाइम भी जो है वो आपको निकाल के दे देगा। तो ये इस तरह के काफी ज्यादा यूजफुल फंक्शनैलिटीज होती हैं जो आप इस तरह पाइथन के साथ ऑटोमेट कर सकते हैं। आपके पास फर्ज करें 10 पेजेस हैं, आप कहते हैं, और यहाँ आपके पास फर्ज करें आपके आपके 10 कंप्यूटर, आप कहते हैं भाई मैं ये देखना चाहता हूँ कि बाकियों के पेज कितनी स्पीड के साथ लोड होते हैं। आपका पेज हो सकता है आपकी होस्टिंग बुरी है, आपकी पेज आधे मिनट में लोड हो रहा है, या आधे सेकंड में या 3 सेकंड में लोड होता है, आपका कंप्यूटर जो है वो 10 मिली सेकंड में लोड करके बैठा हुआ है। तो अगर आप इस तरह का कोई कंपैरिजन करना चाह रहे होते हैं, तो हम जो है फिर वो डाटा यूज करते हैं, ये r.elapsed का जो डाटा है आप ये यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एनकोडिंग चेक कर सकते हैं। मैं अभी आपको ये बता नहीं रहा, अगर इस रीडायरेक्ट है तो इसका मतलब है वो बता रहा है कि रीडायरेक्ट लगा हुआ है इसके ऊपर कि नहीं। बाज दफा आपने देखा होगा, जैसे मैं कहता हूँ रीडायरेक्ट हम लगा देते हैं कि एज पेज से दूसरे पेज के ऊपर तुमने जाना है, अगर कोई ऐसा सिनेरियो होगा तो वो यहाँ पे इधर रीडायरेक्ट की ऑप्शन जो है वो आपको अनेबल हो जाएगी। इन ऑप्शंस को आप थोड़ा सा मजीद डिटेल में जो अपने एंड पे चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसका स्टेटस कोड चेक कर सकते हैं, जो कि हमारे केस में 200 है। अगर ये 400 होगा, जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं, चलो मैं ये बाद में आपको करवाता हूँ, यार लगे हाथ कर ही लेते हैं। कोई भी आपने एक रैंडम सा जो है वो दिया है, यूआरएल दिया है जो विच डज नॉट एग्जिस्ट, और अब जब आप इसका स्टेटस कोड चेक करेंगे तो वो आपको बताएगा ये 404 दैट दिस पेज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब ये पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसने हमें 404 एरर जो है उसका दिखा दिया। तो आप देख रहे होंगे कि आपको 303, 301, 302, 200 और 404 एरर जो है वो आराम से नजर आ रहे हैं यहाँ पे डाटे में। अच्छा इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट, r.text। तो ये जो आपकी पूरी की पूरी HTML है ना, वो सारी की सारी इस वेरिएबल के अंदर पड़ी होती है। ये वो HTML है, जब पेज लोड हुआ तो जो HTML थी वो उसने सारी की सारी यहाँ पे आपके सामने निकाल के रख दी है। अब आप अगर इस HTML के ऊपर थोड़ी सी पोस्ट प्रोसेसिंग करें तो आप अपना सारे का सारा डाटा जो है वो हम इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये इस चीज का एडवांटेज है इसको करने का। ये हम जो है ना ये नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है ना इसको डिटेल में करेंगे। आपने इसमें से यूआरएल कैसे निकालने हैं, इसका पूरा का पूरा ऑन पेज ऑडिट आपने इस लाइब्रेरी के साथ आपने खुद कैसे बनानी है वो लाइब्रेरी, कि आप ब्राउजर के अंदर बैठे हो और आप पूरे का पूरा ऑन पेज ऑडिट जो है इस तरह कर सकते हैं।
ठीक है, अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप इस तरह करके जो है इसका टेक्स्ट जो है वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा पाइथन के ऊपर ग्रिप आ जाए तो आप चाहें तो चैट जीपीटी के जरिए भी छोटे छोटे फंक्शन लिख के इस एचटीएमएल के ऊपर वो लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। मतलब आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली काउंट करना चाहते हैं कि भाई इस पेज के ऊपर करेक्टर कितने लगे हुए हैं, टेक्स्ट कितना लिखा हुआ है, तो आप एक छोटा सा फंक्शन लिख के इसके जितने भी वर्ड है उसका वर्ड काउंट इसके ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, आपको और आपके पास फर्ज करें 100 पेजेस हैं तो 100 पेजेस के ऊपर वर्ड काउंट इस तरह एक लूप के अंदर लगाना आसान है, बजाय ये कि आप 100 पेजेस को किसी वेबसाइट के ऊपर जाके पेस्ट करें और फिर वहां से जाके आप वर्ड काउंट निकालें। तो ये इसके अंदर जो है वो आपको एडवांटेज हो जाता है। इसके अलावा और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है इस पेज के ऊपर जो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि हम वक्त के साथ साथ देखेंगे। आपको इसका थोड़ा सा जो डाटा है वो मैं मजीद जो है वो शेयर करूंगा। अभी हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं इसके ऊपर। आप एक काम करें ना, मैं आपको लिंक दोबारा भेजता हूँ, उसके ऊपर आप जो है ना दोबारा शेयर करता हूँ, आप काइंडली जो है ना वो उधर से ज्वाइन कर लें। आप सब जो है वो उसके अंदर जो छोटा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके अंदर है ना सारे, अगर कोई नहीं है तो वो मुझे बता दे, मेरे ख्याल में आप सारे ही हैं उसके अंदर। सर मैं नहीं हूँ। अच्छा, आप ऐसा करें ना, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा। ठीक हो गया। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको ग्रुप के ऊपर वो मिल जाएगा, जो मेन ग्रुप है जी सर, उसमें, जी सर, तो मैं मैं कर आपको दूँ। वहां पे ऐड कर देता हूँ। और अभी आप लोग जो है वो एक छोटा सा काम अभी रह गया करने वाला, मैं चाहता हूँ वो खत्म होने से पहले जो है मैं आपको बता दूं। meet.google.com। हमने असल में आज जो डाटा था वो थोड़ा सा उसको उसके अंदर से स्क्रैप करना था आर्काइव से, तो वो एक दफ़ा मैं कर लूँ, तो उसके बाद फिर आज का जो सेशन है हम इसको क्लोज करेंगे। ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, इधर भी पेस्ट कर रहा हूँ। आप जो है ना हसन, आप इधर से ले लें, बाकियों को तो ग्रुप में भी मिल जाएगा। ठीक है, काइंडली ये जो मैंने लिंक शेयर किया हसन, आप इधर जो है ना वो ज्वाइन कर लें। ठीक। हाँ, तो बाकी जो है वो भी इधर से बेशक ज्वाइन कर लें।